बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नया दिन नई बात के साथ मैं हूं अनीस ख्वाजा। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम, और सियासत आपको विरसे में मिली। आज़ाद कश्मीर के 2 मरतबा आप प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। किसी भी इशू के ऊपर आप बात करते हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े एहसन तरीके से आप बात करते हैं, और आपकी पर्सनालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आज उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मौजूदा सरबराह जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका हमें वक्त देने का। सर, आपकी नज़र में मसला कश्मीर का हल क्या है? क्या पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्क इस मसला कश्मीर को बातचीत या मुज़ाकरात से हल करवा सकते हैं? सर देखिए, मसला कश्मीर के 2 ही हल हैं। एक हल मुज़ाकरात के ज़रिए है और दूसरा हल जंग के ज़रिए है। खुदा न खास्ता अगर कभी जंग होगी तो ये जंग शुरू जो भी करेगा वो हिमाकत करेगा, लेकिन ये जंग को समेटेगा फिर वो नहीं शुरू करने वाला। फिर ये वक्त फ़ैसला करेगा, हालात फ़ैसला करेंगे कि चूँकि कश्मीर एक न्यूक्लियर रिंग है, तमाम की तमाम क़ुव्वतें जो हैं वो एटमी हथियारों से लैस हैं। हिंदुस्तान एटमी मुल्क है, चाइना एटमी मुल्क है, रशिया दरवाजे पर बैठा हुआ एटमी मुल्क है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो नेटो फोर्सेस बैठी हुई हैं वो उन सारी उनकी पुष्ट पर एटमी हथियारों वाले ममालिक मौजूद हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर क़ुव्वत है, तो ये एक न्यूक्लियर रिंग बना हुआ है। इसलिए इसका जंगी हल जो है वो तो जनूबी एशिया के लिए बिलखुसूस, लेकिन एशिया के लिए और अमन आलम के लिए बिल वास्ता बहुत बड़े ख़तरे का बायस है। इसलिए इसका बेहतरीन हल मुज़ाकरात का हल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें, जम्मू और कश्मीर के अवाम उनके साथ एसोसिएटेड हों, सेफ री की मुज़ाकरात हों, और उसमें चीन भी और दुनिया के दीगर ममालिक भी जो है। चीन अब पहले खाली शरीक था, फ़रीक था, अब शरीक भी है और फ़रीक भी है। जो पाक चीन सरहदी माहिदा है उसके बाद चीन एक फ़रीक भी है और चीन की हैसियत शरीक की भी है। और अक्सर चीन के बाद अब सी पैक के बाद आप देखते हैं कि चीन की पोजीशन बहुत मुख्तलिफ हो गई है। चीन के सफ़ीर ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा, उससे BBC वाले ने पूछा कि आप क्यों रोज़ पाकिस्तान के साथ इतने करीब होना चाहते हैं? तो चीन के सफ़ीर ने कहा कि जिस तरह इसराइल आपके लिए मगरबी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीन के सफ़ीर का BBC टेलीविज़न को जवाब था। तो ये समझना चाहिए कि अब चाइनीज़ के लिए भी ऐसी सिचुएशन है कि चाइनीज़ जो है ये कश्मीर की सरज़मीन है जहाँ से हिंदुस्तान चीन के ख़िलाफ़ मुहासरा करना चाहता है और उसका रास्ता रोकना चाहता है, और ये कश्मीर की सरज़मीन है जो चीन के लिए बेपनाह अहमियत की हामिल है। और ये आपने देखा कि उसने जो है अब जो लद्दाख एयर बेस है वो हिंदुस्तान के पास है, लेकिन रूट जो है वो चीन के कब्ज़े में है। अब आप देखते हैं जो 7 सिस्टर हैं, अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है, मिज़ोरम है, और ये बाकी जो रियासतें हैं 7 सिस्टर्स हैं, इनके दरमियान में जो हिंदुस्तान को मिलाने वाली पट्टी है वो सिर्फ 16 किलोमीटर की है। इसको चिकन नेक कहते हैं। अगर ये चिकन नेक किसी वक्त चाइनीज़ चाहेंगे तो 1-1.5 दिन की ऑपरेशन में हिंदुस्तान जितना मर्जी फौजी को वो सर्व करे, चीन इस पोजीशन में है कि 16 किलोमीटर की पट्टी पर कब्ज़ा कर सकता है। जिस दिन चीन ने ये अमल कर लिया तो ये 7 रियासतें माओइस्ट रियासतें हैं, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ रियासतें हैं। और नागालैंड ने आपने देखा है कि आज़ादी का दिन हिंदुस्तान के साथ नहीं मनाया, उनने अपनी एग्ज़ाइल हुकूमत कायम कर ली है। तो ये आप देखेंगे कि ये 7 सिस्टर्स भी अलग रियासतों की आज़ादी का ऐलान और हिंदुस्तान की तोड़ फोड़ का ऐलान हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान को टूट फूट का शिकार हो, इसलिए कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जो हालात पैदा हुए वो दुनिया ने देखे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड का कितना नुकसान है। तो ये बाईपोलर थी और मल्टीपोलर थी दुनिया, तो उस वक्त ताकत का तवाज़न जो था और तरह था। अभी बिल्कुल सारे का सारा जो है वो एक अमेरिका के पलड़े में पड़ गया है, और सारी दुनिया जो है उसके लिए एक तरह की मुश्किलात पैदा हो गई है, जो ख़ास तौर पर जो लोग अमेरिकन ब्लॉक में नहीं है। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, इससे हम भी गाफिल नहीं रह सकते, पाकिस्तान भी गाफिल नहीं रह सकता। मकबूजा कश्मीर में तो उन्होंने तारीख़ रकम कर दी है। मकबूजा कश्मीर में तो उन्होंने इस बात का फ़ैसला कर लिया है, वो किसी दानिश्वर का मारूफ कौल है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो कपड़े बदलते हैं, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो तारीख़ बदलते हैं, और जो लोग खून से नहाते हैं वो तारीख़ बदलते हैं। तो कश्मीरी तो खून में नहा रहे हैं, उनने खून में नहाने का फ़ैसला कर लिया है। अब बुरहान वानी और सब्ज़वार और नाइकू और ये 20-25 साल की उम्र के लोग ये मैदान में और हिंदुस्तानी फ़ौज का रास्ता रोका हुआ है। अभी हिंदुस्तान में ताज़ा इक़दाम ये किया है 2 हफ़्ते पहले, पिछले हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन उन्होंने 33,000 RSS के गुंडे और भेज दिए हैं
जो कश्मीर के अंदर फ़ौजी कैंपों में कायम है। इससे हिंदुस्तान वहाँ नस्ली और मजहबी और ग्रोही और इलाकाई फसादात करवाना चाहता है, जो गुजरात में करवाए, जो आसाम में करवाए, जो बाकी इलाकों में करवाए। तो ये नस्ली फसादात और मजहबी फसादात का दरवाज़ा भी हिंदुस्तान खोलना चाहता है। इसलिए मसला कश्मीर का बेहतरीन हल मुज़ाकरात का हल है। अगर मुज़ाकरात के ज़रिए पाकिस्तान वजूद में आ सकता है, अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हिंदुस्तान वजूद में आ सकता है, अगर मुज़ाकरात के ज़रिए बरतानिया अपना तसल्लुत यहाँ से समेट के वापस जा सकता है, तो मसला कश्मीर हल क्यों नहीं हो सकता। सरदार साहब, इस पे आप क्या कहते हैं? अगर ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात के ज़रिए मसले कश्मीर का हल तलाश कर लेते हैं तो माशी तौर पे पाकिस्तान और भारत को तो इसका फ़ायदा होगा ही, एशिया के जो दीगर ममालिक हैं उन पर इसका क्या असर होगा सर? हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो जनूबी एशिया का मुस्तकबिल महफूज होगा। जनूबी एशिया का मुस्तकबिल महफूज होगा तो इस साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, ये हमारे अपने भी काम आएगा और बाकी दुनिया के भी काम आएगा। और ये दोनों मुल्क मिल के इलाकाई सियासत में, एशियाई सियासत में और बैनुल-अक़वामी सियासत में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। अगर ये मसला कश्मीर हल हो जाए तो फिर एशियन पार्लियामेंट वजूद में आ सकती है। फिर जिस तरह यूरोपियन पार्लियामेंट है, जिस तरह नॉर्थ अमेरिकन फोरम है, साउथ एशियन फोरम है, आसियान है, इसी तरह सार्क गैर मौसर हो गई है, तो इसी तरह यहाँ पर एक एशियन पार्लियामेंट वजूद में आ सकती है और एशियाई खित्ता जो है वो अमन व आहिस्ती के रास्ते पर पढ़ के आगे बढ़ सकता है। इसलिए मसला कश्मीर का हल जो है वो सिर्फ 2 करोड़ कश्मीरियों की ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है, कोई रियल एस्टेट का झगड़ा नहीं है, कोई ज़मीन की तकसीम का मामला नहीं है, कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सरहदी माहिदा नहीं है, बल्कि ये जनूबी एशिया और एशिया की तकदीर का जो है वो मसला है और इनके महफूज मुस्तकबिल का सवाल है। सरदार साहब, क्या कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ख़ुद से जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मसला कश्मीर का जो इशू है जो इसके ऊपर बात करे? क्या ऐसा कोई कानून या बनाया जा सकता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात यह है कि ये हक़ आलमी बरादरी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत हिंदुस्तान को ये हक़ दिया हुआ है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को दाखिली खुद मुख्तारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए वो मिलनी चाहिए। और आज़ाद कश्मीर अल्लाह के फजल व करम से दाखिली तौर पर बड़ी ज़्यादा खुद मुख्तार है भी। आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सदर है, वज़ीर आज़म है, पार्लियामेंट है, उसके पास ये इख्तियार मौजूद है। इससे आगे कुछ लोग बढ़ना चाहते हैं जिनका ख्याल ये है कि ये हुकूमत तस्लीम करवानी चाहिए। ये हुकूमत जो है इसको तस्लीम करवाने का मतलब जो है, देखिए पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले पर इसे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की शरक करार दिया है। और के खुर्शीद साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ी कदावर सियासतदान थे, वो आज़ाद कश्मीर को तस्लीम करवाने की बात करते थे, लेकिन वो थक हार गए जब उन्होंने देखा कि ये नज़रिया काबिल कबूल नहीं है, काबिल अमल नहीं है, तो वो पीपल्स पार्टी में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी लंबी की जमात भी ख़त्म कर दी और नज़रिया भी तर्क कर दिया। तो अभी अब क्या खुर्शीद साहब से बड़ा कोई आदमी इस नज़रिए का प्रचार करने वाला इस वक्त नहीं है। बाकी जो लोग हैं, आप हैं, हम हैं, बाकी जो लोग हैं, कश्मीरी डायस्पोरा काम कर रहा है, ब्रसल्स में कश्मीर सेंटर काम कर रहा है, बरतानिया में काम कर रहा है, ये बैरिस्टर अब्दुल मजीद तब्बूर साहब वहाँ काम करते हैं, ब्रसल में काम करते थे, प्रोफेसर शाह साहब बरतानिया में काम करते थे, उससे पहले डॉक्टर यूब ठाकर थे, डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाइज़ साहब वाशिंगटन में काम करते हैं। तो किसी ने रोका नहीं है लोगों को काम करने के लिए। सिर्फ फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन करे कि हमारा कश्मीरी डायस्पोरा जो काम करता है उन सब से इस्तिफ़ादा करे, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा काम करता है उससे इस्तिफ़ादा करे, जो यूरोपियन अमेरिकन और इंडियंस कश्मीर के इंसानी हकूक़ के और कश्मीर के मज़ालिम के हवाले से बात करते हैं उन सब के साथ एक तालमेल पैदा करे। और यहाँ जो सफारतकार हैं उनको हर हफ्ता 10 दिन के बाद ब्रीफ करें। ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एक अच्छी जानदार और एग्रेसिव पॉलिसी जो है डिफेंस डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च करें और जारहाना सफारती पॉलिसी जो है उसको लेके चलें। सरदार साहब, लोग कहते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का रूज और जवाल आता रहता है, इस पार्टी में लोग आते भी हैं और फिर चले जाते हैं। स्पेशली जब से आप इस पार्टी के सरबराह बने, आप भी इसको कोई अच्छे तरीके से संभाल नहीं सके, इसको चला नहीं सके, क्या ये सही है सर? देखिए, ऐसे है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बनने से पहले 1932 में जब बनी है तो चंद सालों के अंदर अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उससे अलग हुए और वो टूटी। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से गाजी मेरे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब अलग हुए। उसके बाद जो नूर हुसैन साहब ने अपनी जमात बनाई, उसके बाद क्या खुर्शीद साहब ने अपनी जमात बनाई। तो ये सारा अमल जो आप देखते हैं ये आपकी, मेरी और एतराज़ करने वालों की पैदाइश से पहले का है। ये तोड़ फोड़ का अमल मुसलसल चल रहा है।
इसलिए ये बात कहनी कि किसी एक आदमी का कसूर है या नहीं है, इससे पहले आप ये सवाल ख़ुद कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासी जमातें हैं उनकी जो दखल अंदाजी है उसके असरात आपके सामने हैं। इसलिए किसी एक आदमी को इल्ज़ाम देने से के अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं उन सबको भी देखना पड़ेगा। सरदार साहब, आप 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म भी रहे और हमारे आज़ाद कश्मीर में हेल्थ का बहुत बड़ा मसला है, सेहत का बहुत ज़्यादा मसला है। मतलब बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ से लोगों को मुज़फ़्फ़राबाद शहर या दूसरे जो हमारे बड़े शहर में उनमें आने के लिए हॉस्पिटल्स में बहुत सारे इशू हैं। तो आपने अपने दौर में हेल्थ के लिए क्या किया सर? देखिए, बहुत सारे इक़दामात हैं जो करने वाले हैं, बहुत सारे इक़दामात जो हुए हैं। एक इक़दाम हमने ये किया सेहत के हवाले से कि हमने KFW और GTC के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर में हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की कोशिश की, जर्मन्स के साथ मिलकर। दूसरा इक़दाम ये किया कि पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में जो है आज एक यहाँ कश्मीर की बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो हर अस्पताल में 10-10 लाख रुपए एडवांस रख के ऐसा निज़ाम वज़ा कर दिया कि अगर हमारा कोई सब्ज़ी मंडी में रेड़ा खींचने वाले किसी आदमी को तकलीफ़ होती है तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर था कि वो अपने गाँव में जाए, MLA को मिले, DHO को मिले, डायरेक्टरेट में जाए, वजारत सेहत में जाए, हुकूमत में मंजूरी करे, वापस आए, वो दिल का मरीज़ है, चंद घंटों का मेहमान है। तो उस सारी बात को शॉर्टकट करने के लिए हमने यहाँ अपने आज़ाद कश्मीर हुकूमत के पैसे अस्पतालों में रख दिए थे। ये जो आई हॉस्पिटल है इसमें 1 मिलियन की ग्रांट सालाना हम देते थे ताकि हमारे लोग आते हैं और इस पैसे को साथ साथ हम टॉप अप करते जा रहे थे। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमने कोशिश की थी कि जो इक़दामात हो सकें उनको इम्प्रूव करें, लेकिन अभी बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हमने मुज़फ़्फ़राबाद में और बहुत सारी जगहों पे डायलिसिस का अदीब रिज़वी साहब के साथ कराची में मिल के जो इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसके साथ मिल के तो हमने वहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। हमने पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जो हैं CMH में शुरू की। हमने अबू धाबी और UAE के साथ मिल के मुज़फ़्फ़राबाद में, रावलाकोट में, कोटा में बहुत आला किस्म के हॉस्पिटल्स के क़याम का सिलसिला शुरू किया। USAID के साथ और इंटरनेशनल NGO के साथ मिलकर हमने हेल्थ पर काम किया। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि सारे काम हो गए, ये काम हमने शुरू किए थे। अभी हमारे यहाँ जो इब्तदाई केयर है, टर्शरी केयर है और उसके बाद जो पैरामेडिक्स की कमी है, जो डॉक्टर और मरीज़ का रेशो है, जो डॉक्टर्स का और नर्सिंग का रेशो है, जो लेबॉर्ट्रीज़ का और पैरामेडिक्स का रेशो है, इसमें बड़ी कमी है। तो उसके लिए हमने मीरपुर के नर्सिंग स्कूल को स्टेट नर्सिंग स्कूल करार दे के उसकी प्रिंसिपल को अपग्रेड करके उसे सारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के लिए स्कॉलरशिप वहाँ रखे। तो इस तरह कई इक़दामात हैं जो किए, लेकिन कुछ इक़दामात मज़ीद करने वाले हैं। सरदार साहब, एक ब्रेक लेना है। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरदार साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उस हवाले से सरदार साहब अपनी पार्टी की तैयारियों को किस तरीके से देख रहे हैं और जो आने वाले इलेक्शन हैं क्या ये सिंगल पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे या किसी को साथ में ला के इलेक्शन लड़ेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरदार साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी का दूसरा नाम रॉयल डिलाइट्स स्वीट्स एंड बेकर्स। रॉयल डिलाइट्स बेकर्स, जहां खस्ता और मयारी बेकरी का सामान दस्तयाब है। बिलमुकाबिल इस्लामाबाद होटल, G6 मार्केट, इस्लामाबाद। ज़मीं पर
नौए इंसानी की बका का सफ़र किसी एक सिन्फ के दायरे इख्तियार से बाहर है। मर्द चाहे जिस भी रुतबे, जिस भी हैसियत का हामिल हो, किसी न किसी खातून का मरहून एहसान ज़रूर होता है। चार दीवारी को घर बनाने से लेकर मौशरती नज़्मो ज़ब्त तक, सियासत, मईशत, अदलिया, फ़ौज, साइंस, फ़नून लतीफ़ा और दीगर शोबा ज़िंदगी में ख़ातून के किरदार की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। हम बानिए महरो वफ़ा, हम कश्मकश, हम इर्तिक़ा, तारीख़ ने ख़ुद लिख दिया इनकी इबारत हमसे है। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। देखते रहिए प्रोग्राम पुरअज़्म ख़वातीन हर जुम्मे की शाम 7 बजे सिर्फ कश्मीर लाइव टीवी पर। यूनिक मोटर्स, नई और पुरानी गाड़ियों की खरीद और फरोख्त का बाएतमाद इदारा। फ्लावर मार्केट, F10 मरकज़, इस्लामाबाद। रब्ता नंबर 051-211-2530। मोबाइल नंबर 0300-51-04419। ये दुनिया के लिए चश्मकुशा है। सैयद अली गिलानी की जो अलायदगी है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में, वो अपने लोगों से नाराज है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये किरदार क्यों नहीं दिया जा रहा? पाकिस्तान के आईन में बिल्कुल वाज़ेह ये चीज़। भारत ने हर मुमकिन हरबा आजमाया कश्मीरियों की तहरीक को कुचलने के लिए। 1964 तक हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को भी परमिट लेना पड़ता था कश्मीर आने के लिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सीनियर क़यादत इस वक्त या तो जेलों में या फिर घरों में नज़रबंद है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो बकाया जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है? और फिर लॉकडाउन एक नया लफ्ज़ दुनिया समझ में नहीं आया। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी नहीं समझ रहा था व्हाट इज दिस लॉकडाउन। लॉकडाउन होता क्या है? तो उस लॉकडाउन में कश्मीरियों ने 11 महीने गुजारे। भारत और चीन के बीच जो सरहदी कशीदगी है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये कशीदगी को आज या चंद दिन पुरानी नहीं है, ये 1962 से चल रही है ये कशीदगी। जो गलवान वैली के अलावा नेपाल के साथ भी भारतीय जो वहाँ पे फ़ौज तैनात हैं उनके साथ भी कशीदगी हमें बढ़ती नज़र आ रही है। इसकी क्या वजूहत है? कहीं से ये उनको ये चीज़ बताई जा रही है कि यू आर गोइंग टू बी पावर इन दिस रीजन, प्रॉब्ली अमेरिका की तरफ से, तो वो हर एक को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका का आप हिस्ट्री उठा के देख लें, बांग्लादेश के साथ।
वेलकम बैक सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं, आपके मुखालिफ 3 बड़ी पार्टियां हैं, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। आप बतौर सरबराह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आप अपनी पार्टी को कहाँ पे देख रहे हैं, और क्या आइंदा इलेक्शन में आप सिंगल पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे या किसी के साथ मिलके ये सारा प्रोसेस जो है वो करेंगे? ये अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है। इसके बाद अभी आने वाले दिनों में इस बात का फैसला होगा। या ये मौजूदा वक्त जो है ये सिंगल पार्टी सिस्टम का नहीं रहा, अब मल्टी पार्टी सिस्टम का दौर है, अब मखलूत हुकूमतों का दौर है। इज्तिमाई क़यादत के इदारे काम करने पड़ेंगे, जिस तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और बहुत सारी जमातें मिलकर उसको जो है नज़रियाती इख्तिलाफ भी है, लेकिन सब के सब इकट्ठे हैं। तो इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी हो सकता है कोई एक इंतखाबी इतिहाद बने, या हो सकता है कोई वसीउल बुनियाद इतिहाद बने, जिसके नतीजे में मुस्तकबिल का निज़ाम चलाया जाए। चूँकि चैलेंजेस बढ़ गए हैं और ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही जमात उन सारे चैलेंजेस से उतबरा हो सके। सरदार साहब, एक और मौजूदा हुकूमत को सबसे ज़्यादा बजट मिला। इससे पहले 11 करोड़ या 9 करोड़ शायद इस तरह बजट मिलता था आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है इसको तकरीबन 21 से 22 करोड़ मिला। और इन्होंने इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े दावे किए, बहुत सारे वादे किए। आपको इनके वादे कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? क्या इन्होंने कोई काम किया? आप आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं सर? देखिए, मैं कोई ज़्यादा तबसरा इस पर नहीं कर सकता, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत ने कोई काबिल ज़िक्र इक़दाम किया नहीं अभी तक। अगर आप गौर करें, NTS उन्होंने किया, पीपल्स पार्टी ने नोटिफिकेशन किया था, अमल दरामद इन्होंने शुरू किया। पिछला जो पब्लिक सर्विस कमीशन था नए के बारे में तो अभी मुझे नहीं पता क्या सूरत है, उसने किसी हद तक अच्छा काम किया। जो चंद इक़दामात उन्होंने अच्छे किए हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो इंतखाबी मंशूर था, इंतखाबी वादे थे, वो आप देख रहे हैं कि उनमें से कोई एक भी किसी जगह उस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं देता। गवर्नेंस की बात थी, डेवलपमेंट की बात थी, इंसाफ की बात थी, मेरिट की बात थी, इदारों की बात थी, किसी एक मामले पर भी जो है वो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा जो नवाज़ लीग की हुकूमत है, ये चूँकि हुकूमत आई बहुत बड़ी ताकतवर धांधली के ज़रिए आई थी, और तारीख़ की बदतरीन धांधली 1975 में हुई थी, और उससे बढ़कर धांधली जो है वो नवाज़ लीग ने इन मौजूदा इंतखाबात में की है। इसलिए इस हुकूमत के क़याम का मकसद था, अगर मियां नवाज शरीफ साहब रहते तो अल्लाह बेहतर जानता कि असम्बली से क्या क्या मसला कश्मीर के हवाले से क्या क्या ख़राबियाँ करवाते। ये तो शुक्र है खुदा का कि वो रुखसत हो गए, तो ये असम्बली को बड़ी ख़राबी नहीं कर सकी। वरना ज़ाहिर है कि एक शाख की हुकूमत है, अगर उनका लीडर को बात कहता तो इनको करना पड़ती। तो ये हुकूमत जब बनी है तो हमने कहा था कि उस अरसे में बनी है जिन दोनों सज्जन जंदाल यहाँ बगैर वीज़े के फिरते थे, जिन अजीत डोवल और नरेंद्र मोदी जो है वो मियां नवाज शरीफ के घर सुबह शाम चाय पानी पे दोस्तों साथियों की तरह और फैमिली मेम्बर की तरह आते जाते थे, ये उन दिनों ये हुकूमत कायम हुई है। तो ज़ाहिर है कि इसका कोई मकसद हो सकता है, और वो मकासद जो हैं वो कौमी मफाद के मुताबिक नहीं हो सकते। इसलिए बेशुमार बातें ऐसी हैं जो इन्होंने की थी और वो नहीं कर सकते। जब भी कोई सियासी पार्टी सर इक़्तिदार में आती है, अपनी हुकूमत बनाती है, मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं सर। सियासी असर रसूख की वजह से अपनी मनपसंद लोगों को भर्ती किया जाता है, जो लोगों से वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते, फिर लोग सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। सर इस पे आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है सर? देखिए, मेरिट का निज़ाम जो है, अगर आप तालीम में, पुलिस में, महकमा माल में, जंगलात में सियासी दखल अंदाजी को रोक दें, ख़त्म कर दें तो आला बात है, वरना कम कर दें तो बस मेरिट बाहर होना शुरू हो जाएगा। भर्ती में, तकर्री में, ट्रांसफ़र में, पोस्टिंग में एक गरीब आदमी जिसकी बरादरी कबीला नहीं है, एक गरीब आदमी जिसके पास रिश्वत के लिए पैसे नहीं है, एक गरीब आदमी जिसकी सिफारिश नहीं है, एक गरीब आदमी जिसके पीछे 2-4 MLA या वज़ीर भी सिफारिश करने वाले नहीं है, उसको मेरिट पर अभी आप देखें कि लोगों को NTS करके लगा रहे हैं, और जो पसंद के लोग हैं उनको मुस्तकिल तकर्रियाँ दे रहे हैं, और जो लोग सिफारिश से महरूम हैं उनको आर्जी तकर्री कर रहे हैं। आर्जी तकर्री का मतलब यह है कि किसी वक्त भी निकाला जा सकता है, उनको सर्विस से फारिग किया जा सकता है। अखलास के मुलाजमीन को आप देखें कि उन्होंने उसका क्या हाल किया, नॉन ग्रेजुएट मुलाजमीन को आप देखें, सेहत के मुलाजमीन की हड़ताल आप देखें, क्लरिकल उन लोगों की हड़ताल आप देखें, यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आप देखें। इससे खुद ब खुद आपको अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं मेरिट की पामाली हो रही है, बेइंसाफ़ी हो रही है, जिसके नतीजे में ये लोग इतनी चीखो पुकार कर रहे हैं।
सरदार साहब, हमारी जो नई नस्ल है, जो यूथ है हमारी, उसके लिए आपका कोई मैसेज, कोई पैगाम, सब उन लोगों के लिए कोई प्रोग्राम आप लेके आ रहे हैं? क्या आपके इलेक्शन जो आ रहे हैं उसमें आपका कोई मंशूर है? हमारे जो नए यंग जो बच्चे बच्चियाँ हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, आज़ाद कश्मीर के जो बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके लिए कोई प्लान है आपका सर? हमने यूथ के लिए और मुल्क के लिए और मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके लिए ग्रीन एंड स्किल्ड कश्मीर, सर सब्ज़ व हुनरमंद कश्मीर के उन्वान से एक प्रोग्राम शुरू किया था। तो इतना जामे प्रोग्राम था कि अगर वो मौजूद होता तो आज़ाद कश्मीर की जड़ी बूटियाँ, आज़ाद कश्मीर का टूरिज़म, आज़ाद कश्मीर के जंगलात, आज़ाद कश्मीर के फल मेवे, आज़ाद कश्मीर के माल मवेशी, आज़ाद कश्मीर का पानी, आज़ाद कश्मीर में आपाशी और इरीगेशन और खेती बाड़ी, आज़ाद कश्मीर में नकल हरकत, आज़ाद कश्मीर में हुनरबंदी, आज़ाद कश्मीर में स्कूलों, हाई स्कूलों को हमने 2 बजे से 5 बजे तक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर करार दे दिया था सरकारी तौर पर। तो ये हम बने बनाए बजाय इसके नई इमारतें खड़ी करें, बने बनाए स्कूलों को हम फ़नी इदारों में तब्दील कर रहे थे। तो ये हुनरमंदी का सरसब्ज़ हुनरमंद कश्मीर का जो प्रोग्राम था, इतना जामे प्रोग्राम था कि अल्लाह के फजल करम से हम नई नस्ल की बड़ी हद तक, 100% में नहीं कह सकता, दावा नहीं करता, लेकिन बड़ी हद तक पॉजिटिव एंगेजमेंट हो जाती। बैंक हमने कायम किया, बैंक का चेयरमैन बनने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं था, तो मैं उसका बानी चेयरमैन हूँ कश्मीर बैंक का। टेप्टा हमने काम किया, AJ के RSP हमने काम किया। तो आज आप देखते हैं कि वो किस कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये नई नस्ल बहुत कीमती सरमाया है, तनासब भी बढ़ गया है, 60% के करीब हैं। उनके मामलात और मसाइल और रोज़गार और उनको पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। जो भी हुकूमत आती है, बजट मिलता है, सारा सड़कों के ऊपर लगा दिया जाता है, बनती वो भी नहीं है, टेंडर हो जाते हैं, बनते नहीं हैं। और इसी तरह का हमारा टूरिज़्म जो है उस हवाले से कुछ भी नहीं हुआ सर। कोई ऐसा प्लान हमें देखने में नज़र नहीं आया जहाँ तक हमने कवर किया है। तो आपका प्लान क्या है सर आगे, अगर आप दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, आपका कोई प्लान है सर? जहाँ तक टूरिज़्म का ताल्लुक है, उसकी 2 बातें। एक वो इक़दाम हैं जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कर रहे हैं, या हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के कर रहे हैं, या NGO के साथ मिल के कर रहे हैं, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर रहे हैं। और दूसरा पहलू वो है कि हमारे टूरिज़्म के जो खूबसूरत इलाके हैं, उनमें से ज़्यादातर जो है वो हिंदुस्तानी फ़ायर की सद में है। और इस इलाके में हम इंटरनेशनल टूरिज़्म को ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। दाखिली लोकल टूरिज़्म को, डोमेस्टिक टूरिज़्म को फ़रोग़ दे सकते हैं। टूरिज़्म को फ़रोग़ देने के लिए मौजूदा हुकूमत ने भी, नून लीग की हुकूमत ने भी कुछ इक़दाम किए हैं, हमने भी कुछ इक़दाम किए थे। और इससे पहले 70s में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने पाकिस्तान की एविएशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था कि दूर दराज इलाकों में जहाँ गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ छोटे हेलीकॉप्टर के ज़रिए टूरिस्ट को ले जाया जाए और लाया जाए। ये अगर किसी वक्त सीज़ फायर लाइन की सूरत हाल बेहतर हो जाए और मसला कश्मीर बेहतरी की तरफ चला जाए, तो आज़ाद कश्मीर में टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है। पन बिजली का, हाइडल जनरेशन का, टूरिज़्म का, जड़ी बूटियों का, कीमती पत्थरों का, प्रेशियस स्टोन्स का, और फॉरेस्ट वेस्ट, ये जो जंगलात का जो पतझड़ है और टूट फूट है, इन 4-5 चीज़ों का बहुत बेतहाशा पोटेंशियल है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाए, जिसको मैनेज किया जाए, जिसको मार्केट तक एक्सेस दी जाए और जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो उससे बहुत फ़रोग़ हो सकता है। सर बहुत से इलाके ऐसे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ हैं, बहुत खूबसूरत इलाके हैं। चलें वहाँ पे कुछ काम नहीं हो सकता, बॉर्डर एरिया, लेकिन बहुत से ऐसी जगह भी हैं जो हट के हैं। बाग में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे चेयर लिफ्ट लगाई जा सकती है, जहाँ पे टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। सर कुछ भी नज़र नहीं आता सर, मौजूदा हुकूमत ने भी कुछ भी नहीं किया सर। तो आपका क्या प्लान है सर नेक्स्ट, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है? तो हमने अपने दौर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस की थी, चाइनीज़ को बुला के 8 मकाम तक सड़क निकलवाई थी। जिस साल ये सड़क नहीं निकली थी, तो उस साल सीज़न में मैक्सिमम 50,000 आदमी नीलम वैली गया था। सड़क निकालने के बाद पहले साल में 10,50,000 आदमी नीलम वैली गया है। ये मैं आपको अपने उस दौर की बात बता रहा हूँ। तो ये सड़क हमने चाइनीज़ को बुला के निकलवाई थी नीलम वैली में, और कई जगहों पे हमने 28 फुट 30 फुट चौड़ी सड़क। ये जो आपको नालियाँ 3 फुट और शोल्डर दिखाई देते हैं, ये पंजाब में और KB में हमारे 1-2 साल बाद शुरू हुए हैं। ये आज़ाद कश्मीर में इसको हमने शुरू किया था। तो टूरिज़्म के लिए रास्ते चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, टूरिज़्म के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए। हमने हाशवानी साहब के साथ मिलकर, मैरियट के साथ मिलकर मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज शुरू किए थे कि जहाँ पे वेटर, शेफ़, बेल बॉयज़,
और हाउस कीपिंग के लोग, रिसेप्शन के लोग, टेलीफोन ऑपरेटर्स, शोफर्स, डिश वाशर्स, ये जो कैटरिंग का स्टाफ है, ये तैयार कर रहे थे। तो ये मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी में हमने शुरू किया था इसके साथ मिलके, खलील रहमान फाउंडेशन के साथ मिलके, जंग वालों के साथ, और आशफानी के साथ मिलकर ट्रेनिंग शुरू करवाई थी। और बड़ी तादाद में लोग ट्रेंड हुए और नौकरियों में चले गए, खप गए, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये टूरिज़म पे बहुत काम करने वाला है और आइंदा भी करेंगे इसको, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू सो मच आपका वक्त देने का। सरदार साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने सरदार साहब से हेल्थ के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से और आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, उस हवाले से डिटेल में हम बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल किसी नए सियासी शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।